यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला मतलब फ्रांस एवं स्पेन के बीच के पर्वतीय क्षेत्र जिसे आप पेरिनीज माउंटेन के नाम से जानते हैं, इस माउंटेन क्षेत्र से लेकर स्पेन और फ्रांस का संपूर्ण बॉटम क्षेत्र या भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र जंगल की भयावह आग से दुष्प्रभावित है। लेकिन वर्तमान में एक नया शब्द आप सबके सुनने में आया होगा कि इस आग के कारण एक विशेष प्रकार के बादल बनने लगे हैं। आसमान में अर्थात क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों के पास एक विशेष प्रकार का बादल देखा जाने लगा है जिसे पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय पर देश दुनिया की खबरों में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबर आप सब तक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि विभिन्न न्यूज चैनल्स एवं प्रिंट मीडिया ने कवरेज प्रदान किया है। यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला मतलब फ्रांस एवं स्पेन के बीच के पर्वतीय क्षेत्र जिसे आप पेरिनीज माउंटेन के नाम से जानते हैं, इस माउंटेन क्षेत्र से लेकर स्पेन और फ्रांस का संपूर्ण बॉटम क्षेत्र या भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र जंगल की भयावह आग से दुष्प्रभावित है। दोस्तों, यह जंगल की आग जिसे आप फॉरेस्ट फायर के नाम से या दावाग्नि के नाम से जानते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके प्रभाव क्या होंगे, इसे तो किसी अतिरिक्त वीडियो के अंतर्गत हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन वर्तमान में एक नया शब्द आप सबके सुनने में आया होगा कि इस आग के कारण एक विशेष प्रकार के बादल बनने लगे हैं। आसमान में अर्थात क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों के पास एक विशेष प्रकार का बादल देखा जाने लगा है जिसे पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के नाम से जाना जाता है। इस बादल के बनने के कारण क्या होते हैं और इस बादल के क्या प्रभाव होंगे, इस विषय बिंदु पर मैं आज यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक सामान्य क्यूमुलोनिम्बस बादल क्या होता है, कपासी वर्षक बादल क्या होता है और ये पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड उससे भिन्न कैसे होते हैं, इस चर्चा पर हम यहां आज फोकस्ड रहेंगे। दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं यहां पर कि ये दोनों प्रकार के बादल यहां पर बोर्ड में दिखाए गए हैं। एक ये सामान्य कपासी वर्षक बादल है, इसके बनने की प्रक्रिया कैसे होती है, यह किन किन क्षेत्रों में बनता है, इसका प्रभाव क्या होता है, इसे तो संक्षेप में समझेंगे ही। लेकिन दूसरा यह इस प्रकार का बादल है जहां पर आग लगी है, धरातल आग के चपेट में है और ऊपरी आसमान में कुछ इस प्रकार के बादल देखने को मिल रहे हैं। आकृति दोनों की एक जैसी है, जिन्हें हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के नाम से, कपासी वर्षक बादलों के नाम से जानते हैं। इनकी आकृति एनिविल शेप होती है, अर्थात बॉटम तो सकरा होगा लेकिन ऊपरी वायुमंडल में जैसे जैसे आप जाएंगे, वास्तविकता यह है कि वायुमंडलीय दाब में आने वाली गिरावट के प्रभाव से वह हवाएं जो धरातल से गर्म होकर ऊपर उठती हैं, उनका फैलाव होता जाता है और फैलाव के क्रम में इनकी आकृति एनिविल हो जाती है। एनिविल का मतलब होता है निहाई, जिसका बॉटम सकरा हो और शीर्ष चौड़ा हो। सामान्य दशाओं में बनने वाले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के दोस्तों मूल रूप से 3 कारण हो सकते हैं। पहला तो सागरीय या धरातलीय क्षेत्र में अगर प्रचुर मात्रा में संवहन की क्रिया हुई, कन्वेक्शन की क्रिया हुई। इसका मतलब क्या है, धरातल के आसपास की वायु गर्म हुई और गर्म होगी वायु तो निश्चित रूप से उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा, तापीय प्रसार होगा और तापीय प्रसार के कारण हवाएं हल्की होकर धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। ठीक उस प्रकार से जैसे आपने चूल्हे में आग जलाई, धुआं निकला और धुआं आग से निकलने के कारण गर्म है तो ऊपर की ओर उठ रहा होता है। इसी प्रकार धरातलीय वायु जब गर्म होती है तो गर्म होने के साथ साथ वह ऊपर उठती है। यह भी आपको ज्ञात है दोस्तों कि गर्म वायु अगर धरातल के आसपास आर्द्रता प्राप्त करती है, आर्द्रता चाहे जल स्रोतों की हो, मिट्टी की हो या वनस्पतियों की हो या जीवों की हो, आर्द्रता प्राप्त करती है तो उसे एब्जॉर्ब करती है। आर्द्रता को भी साथ में लेकर वह आरोहित होती है, ऊर्ध्व संचरित होती है, तो हवाओं का गर्म होकर आधार तल से आरोहण या ऊर्ध्व संचरण की प्रक्रिया ही संवहन कहलाती है। संवहन की यह क्रिया मूल रूप से आपको जो दिखाई गई है दोस्तों, यह सागरीय जल क्षेत्र से दिखाई गई है कि सागरीय जल क्षेत्र में सूर्य तप
का प्रभाव आया, सपोज यहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ी, तिरछी किरणें पड़ी या कैसी भी किरणें पड़ी, मान लो यहां पर सूर्य है, सूर्य की किरणें पड़ी तो जल ने ऊष्मा को अवशोषित किया और ऊष्मा अवशोषित किया और गुप्त ऊष्मा के रूप में आर्द्रता, गुप्त ऊष्मा के रूप में आर्द्रता यहां से निष्कासित होकर वायुमंडल की ओर संचरित होना शुरू हुई और संचरण का क्रम दोस्तों संवहन का प्राप्त होगा। देखो यह संवहन है, अर्थात गर्म हवाएं निरंतर ऊपर की ओर उठ रही हैं और ये ऊपर की ओर उठती हुई हवाओं का प्रभाव देखना दोस्तों कि जैसे ही यह ऊपरी वायुमंडल में जाएंगी, इनका आरोहण ऐसा नहीं कि 1-2 किलोमीटर का होता है बेटा, इनका आरोहण 5, 8, 10, 12, 15, 18 किलोमीटर का हो सकता। कभी कभार एक्सट्रीम दशा में जब कन्वेक्शनल इनस्टेबिलिटी की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, प्रचंड होती है, तो यह इससे अधिक ऊंचाई तक भी आरोहित हो जाती हैं। पर दोस्तों सिंपल सी बात है, आप यह जानते हैं कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं वायुदाब में गिरावट आती है, वायुदाब में गिरावट के कारण यह हवाएं जैसे ऊपर उठी, ऊपर उठते ही इन हवाओं का फैलाव होता जाता है। सपोज एक गुब्बारा ले लीजिए, उसे फुलाइए, फुलाकर यहां छोड़ दीजिए जिसका आयतन छोटा हो, जिसका आयतन कितना हो, छोटा हो, और इस गुब्बारे को लेकर धीरे धीरे आप आसमान की ओर, आप ऊपर की ओर वायुमंडल में उठना शुरू करिए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में तो आप देखिएगा कि हवा उतनी की उतनी ही है, लेकिन वायुमंडलीय दाब में कमी के प्रभाव से आपके बलून का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह यह गैसें फैलती हैं और फैलने के कारण गैसों के आंतरिक तापमान में गिरावट आती है, जिसे हम रुद्धोष्म शीतलन के नाम से जानते हैं, एडियाबैटिक कूलिंग के नाम से जानते हैं। तो एडियाबैटिक कूलिंग के प्रभाव से, रुद्धोष्म शीतलन के प्रभाव से एक निश्चित ऊंचाई के सहारे इस आरोहित होती हुई वायु में जो आर्द्रता होती है संतृप्त होकर संघनित होने लगती है। संघनन की दशा 2 दशाओं पर निर्भर है। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, मतलब हिमांक ताप पर है, तो हिमकण बन जाएंगे दोस्तों, और अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, उष्णांक ताप पर प्राप्त हो रहा है, तो जलकण बनेंगे। तो हिमकण या जलकण संतृप्तावस्था के उपरांत बने और हिमकण और जलकणों का जो यह समूह है यही बादल के रूप में प्राप्त होता है। अगर कोई आपसे एक लाइन में बादल की परिभाषा पूछने चाहे कि क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे कि धरातल से वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन के क्रम में प्राप्त हुई आर्द्रता के संघनन के उपरांत जो हिमकण एवं जल बूंदों का समूह प्राप्त होता है उसे ही हम बादल कहते हैं। तो बादल बनते किस प्रक्रिया से है, तो आपको बताना है, रुद्धोष्म शीतलन की प्रक्रिया से बादलों का निर्माण होता है। पर यह आकार, अपनी सघनता, अपना रंग और वर्षा की मात्रा, इन आधारों पर बादलों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा जाता है। ये जो कपासी वर्षक बादल होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं दोस्तों, इनका लंबवत विस्तार सर्वाधिक होगा। यह पृथ्वी सतह से, सी लेवल से लगभग 400-500 मीटर की ऊंचाई से लेकर के 12, 13, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक संभावित हैं। इस ऊंचाई तक पाए जाएंगे और जैसे जैसे अधिक ऊंचाई पर जाएंगे इनका शिखर और चौड़ा होता जाएगा। दोस्तों इनके अंदर जो कन्वेक्शनल इनस्टेबिलिटी की प्रक्रिया चल रही होती है उसके प्रभाव से निरंतर जल सीकर एवं हिमकण अपने आकार को बढ़ाते चले जाते हैं। हिमकण बड़े बड़े हिमकणों में बदलते हैं, जल सीकर बड़ी बड़ी जल बूंदों में बदल जाते हैं, और एक ऐसी दशा पहुंचती है जब इन बड़े हिमकणों को एवं जल कणों को या जल सीकरों को, जल बूंदों को वायुमंडल होल्ड नहीं कर सकता, वायुमंडल के होल्ड करने की क्षमता से बड़े हो गए। उस समय पर पृथ्वी गुरुत्वीय शक्ति के कारण इनके उन्हीं हिम एवं जल कणों को अपनी ओर आपतित करने लगती है, अपनी ओर खींचने लगती है, जिससे झरझर झरझर बारिश होती है। दोस्तों यह बादल जहां भी होंगे अत्यधिक गरज चमक के साथ साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं, प्रचंड वर्षा करते हैं। इनकी विशेषता है कि यह मूसलाधार झमाझम बारिश के लिए जाने जाते हैं। लोगों से आपने कहते हुए ऐसा सुना होगा कि जो बादल गरजते हैं वह बरसते नहीं, जो बरसते हैं वह गरजते नहीं, लेकिन ये नियम इन बादलों पर अप्लाई नहीं होता। ये गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। प्रचंड रूप से गरजना भी है तो प्रचंड रूप से बरसना भी है। और बारिश कुछ ऐसी होती है कि दोस्तों
एक घंटे में बारिश की मात्रा 10 सेंटीमीटर से कहीं अधिक, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के आंकड़ों के अनुसार अगर एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा प्राप्त होती है तो उसे बादल विस्फोट की दशा कहा जाता है, क्लाउड बर्स्ट की स्थिति कहा जाता है। याद रखिएगा, बादल विस्फोट या बादल के फटने का मतलब यह नहीं है कि कोई पॉलीथीन है या कोई पेपर है या कोई कपड़ा है कि वह फट गया और पानी नीचे आ गया, बल्कि उसकी अनुभूति ऐसी होती है कि किसी पॉलीथीन या किसी कपड़े में या किसी पेपर में पानी भरा हुआ था और वो फटा तो अचानक पानी आउटपोरिंग के रूप में नीचे की ओर आने लगा। ऐसी अनुभूति कराते हैं, इसलिए इस प्रचंड वर्षा को क्लाउड बर्स्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। और ये बादल मूल रूप से 3 दशाओं में बनते हैं, या कि तीव्र कन्वेक्शन के प्रभाव से बन जाएंगे सागरीय जल क्षेत्र धरातलों में, या कि पर्वतीय ढाल के सहारे जब ओरोग्राफिक रेन के रूप में ढाल के सहारे हवाएं बलात् रूप से आरोहित होती हैं तब भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं। और तीसरी दशा है दोस्तों, जब ट्रॉपिकल साइक्लोन समुद्री जल क्षेत्रों में बनते हैं तो आई ऑफ द साइक्लोन के क्षेत्र पर भी यह क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, जहां पर झमाझम बारिश होती है, बादल विस्फोट के रूप में बारिश आती है और बारिश के प्रभाव से फ्लैश फ्लड की स्थिति आ जाती है, अचानक बाढ़ की स्थिति बन जाती है। पर ये बादल इनसे भिन्न कैसे हैं? सुनना ध्यान से। ये तो तब बने जब धरातल के तापमान की अधिकता हुई और आर्द्रता को लेकर यह ऊपर उठे। तो अब यहां क्या हो रहा है? यहां भी तो दोस्तों यही हो रहा है। समझने की कोशिश करना। आग है, जंगल की प्रचुर मात्रा में आग है, दूर दूर तक फैली हुई जंगल की आग है। आपको बता दूं दोस्तों कि स्पेन से लेकर फ्रांस का पूरा का पूरा भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र जंगल की आग की विभीषिका से दुष्प्रभावित है। कारणों का अवलोकन किसी दूसरी क्लास में करेंगे और बाकायदा करेंगे। अटलांटिक निना से भी कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे, ओमेगा ब्लॉकिंग से भी कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे। तो पिछले साल हुई वर्षा के प्रभाव से आग की विभीषिका कैसे बढ़ी, इस कॉन्सेप्ट को भी जोड़ेंगे। हीट डोम इफेक्ट भी बताएंगे और दोस्तों हीट वेव इफेक्ट भी बताएंगे, तो मानवीय कारणों को भी बताएंगे। पर दोस्तों आग लगी, अब आग को समझो। आग लगी, इसने धरातलीय तापमान को बढ़ाया। जब धरातलीय तापमान को बढ़ाया तो गर्म गर्म हवाएं लंबवत रूप से आरोहित होना शुरू हुई। और ध्यान रखना, जब धरातल आग के चपेट में आया तो धरातलीय क्षेत्र में जो मिट्टी में आर्द्रता थी, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा जल कहते हैं। मिट्टी में आर्द्रता कई प्रकार की होती है, जिसे आप लोग मोटे मोटे तौर पर कैपिलरी वाटर, ग्रेविटी वाटर, समझ रहे ना, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आदि के नामों से जानते हैं। तो मिट्टी की आर्द्रता को यह गर्मी सोख लेती है और मिट्टी की आर्द्रता को भी अपने साथ साथ लेकर ऊपर चली जाती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो वनस्पतियां होती हैं दोस्तों, जैसे आदमी ही है, हम में आप जानते हैं ना दोस्तों कि 70% मात्रा तो पानी की है। हमारे अंदर कार्बनिक पदार्थ तो केवल 30% मात्रा में ही है। तो वनस्पतियां हो गए, विविध प्रकार के जंतु वर्ग हो गए, इस आग की चपेट में जैसे आए तो उनमें उपस्थित जल तत्व भी हवाओं के साथ, गर्म गैसों के साथ वाष्पित होकर ऊपरी वायुमंडल में चला गया। अब जब यह ऊपरी वायुमंडल में गया तो अब 2 बातें ध्यान से सुनना। ये जलवाष्प प्रचुर मात्रा में धरातल की ऊपरी वायुमंडल में जा रही है, और दूसरा, आग के प्रभाव से धूल कण के स्थान पर प्रचुर मात्रा में राख कण वायुमंडल के ऊपरी परतों में प्रवेश कर रही है संवहन के रूप में। और ये धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। ये क्या होता है? ये ऐसे कण होते हैं, सपोज यहां समझना कि कुछ ऐसे ये कण फैले हुए हैं, प्रचुर मात्रा में कण फैले हैं। ये ऐसे कण होते हैं जिन पर आसपास उपस्थित आर्द्रता संतृप्तावस्था के उपरांत आकर चिपकती है, संयुक्त होती है। आर्द्रता के इकट्ठा होने की प्रक्रिया को ही हम संघनन कहते हैं। और यह अदृश्य आर्द्रता जब संघनित होती है तो सबसे पहले छोटे छोटे जल सीकर, जिसको वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से मिलकर धीरे धीरे बड़े आकार के होते हैं, और जब यह 600 माइक्रोन तक पहुंचते हैं तो एक बड़ी जलबूंद बन जाते हैं।
क्या बन जाते हैं दोस्तों? जल बूंद। और फिर जल बूंद और हिमकण में अंतर यही है, अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो हिमकण बन जाएंगे, और तापमान अगर इससे है अधिक है तो ये जलकण बन जाएंगे। अब दोस्तों इन जल बूंदों और हिमकणों से युक्त ये जो बादल दिखाई देते हैं यह आग के प्रभाव से बने हैं। आकृति इनके समान ही है तो इनको भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहा गया। लेकिन उनके पहले चूंकि आग के प्रभाव से बने हुए यह बादल थे, सूर्य तप के प्रभाव से बने हुए बादल नहीं है, इसलिए इन्हें पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कह दिया गया। क्योंकि हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो इसमें भी रुद्धोष्म शीतलन का नियम लागू होगा, और जब शुरुआती दौर पर हवाएं ऊपर उठती हैं तो शुष्क रुद्धोष्म शीतलन की दर से ठंडी होती हैं, और जैसे यह संतृप्त हो जाती हैं तो संतृप्त अवस्था के उपरांत यह आर्द्र रुद्धोष्म शीतलन की दर से ठंडी होती है। और यहीं पर इन बादलों में और संवहन की क्रिया में कंडीशनल स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये अस्थिर होकर लंबवत विकास करते जाते हैं, और लंबवत विकास इनका भी दोस्तों कई किलोमीटर की ऊंचाई तक अर्थात क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। कहीं कहीं पर तो यह और क्षोभ सीमा को अपने ऊपर तक धकेल देते हैं। और यह पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बारिश भी करते हैं दोस्तों। अत्यधिक इनसे गरज चमक भी होती है। गरज चमक का कारण क्या है दोस्तों, ठीक अगले वीडियो में समझाऊंगा कि ये बादल इतना अधिक गरजते चमकते क्यों है, यह भी बात समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है गरजने वाले बादल बरसते नहीं, बरसने वाले गरजते नहीं, यह भी कारण समझाऊंगा, पक्ष समझाऊंगा। ये बादल प्रचंड रूप से लाइटनिंग करते हैं, थंडरिंग करते हैं। लाइटनिंग और थंडरिंग की स्थिति ऐसी तक आती है कि यह आकाशीय बिजली देखो धरातल तक दोस्तों गिरती है, और जब यह आकाशीय बिजली धरातल तक गिरेगी जंगलों के आग को और प्रचंड कर देगी और विकराल बढ़ा देगी। तो पायरो क्यूमुलोनिम्बस बादल इस समय पर यहां पर जो फायर ब्रिगेड ग्रुप है जो कि आग को ठंडा करने और आग को शांत करने की कोशिश कर रहा है, उन बादलों के बारे में बता दूं कि उनके समक्ष यह चुनौती पैदा कर रहे हैं। एक तरफ तो बेसिकली वह आग ठंडा करने की आगे कोशिश करते हैं, दूसरे तरफ यह पायरो क्यूमुलोनिम्बस बादल आकाशीय बिजली के प्रभाव से आग को और फैला देते हैं, आग को और भड़का देते हैं। तो पहली बात कि गरज चमक के साथ यह आग बरसाते हैं, आकाशीय बिजली बरसाते हैं। दूसरी बात, इनसे बारिश की बूंदें नीचे आ तो रही होती हैं बेटा, इनसे हिमकण नीचे की ओर टपक तो रहे होते हैं, लेकिन धरातल का तापमान बहुत अधिक है ना, क्योंकि आग जल रही है। तो बारिश की बूंदें धरातल तक पहुंचे उससे पहले ही यह फिर से इवेपोरेट हो जाते हैं। हिमकण जो नीचे की ओर गिर रहे होते हैं, एक तो वायुमंडल के घर्षण के प्रभाव से और दूसरा आग के तापमान के प्रभाव से यह भी सब्लिमेट हो जाते हैं। क्या हो जाते दोस्तों? सब्लिमेट हो जाते हैं, इनका भी ऊर्ध्वपातन हो जाता है। तो इस तरह से यह बारिश तो नहीं कर पाते दोस्तों। अगर बारिश करने लगते तो आग ठंडी हो जाती, लेकिन आकाशीय बिजली गिरा करके और प्रबल समस्या पैदा कर देते हैं। तो पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या है दोस्तों? आपसे अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? बताएंगे कि आग के प्रभाव से होने वाली संवहन क्रिया द्वारा बनने वाले बादलों को पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहा जाता है। और यह बादल बारिश नहीं करते बल्कि आकाशीय बिजली की विभीषिका के लिए कुख्यात होते हैं, जिसकी वजह से जंगल की आग और भड़क जाती है, और जो फायर ब्रिगेड मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो अग्निशमन दस्ता होता है उसके समक्ष नई चुनौती पैदा करते हैं। ओके दोस्तों, तो यह परिघटना अभी बार बार लोगों के सम्मुख आई थी, तो मुझे लगा कि मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, इस पक्ष को स्पष्ट करने के लिए सामने था दोस्तों। समय इन वीडियोस के लिए बहुत कम होता है, लेकिन जितनी संक्षिप्त बात समझा सकता था समझाने की कोशिश किया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।